सो वेलकम टू डेली फैक्ट करंट अफेयर क्लास। और आज हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है वो है 11th। इससे पहले हम जो है वो 10 क्लासेस कवर कर चुके हैं जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। प्लस डेमो क्लासेस के लिए आप यूट्यूब पर देख सकते हैं हमारी वीडियोस को। और अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा मेन टारगेट है कि करंट अफेयर को हम स्टैटिक के साथ लिंक करके कवर करेंगे। मेन कोर फोकस यही है कि करंट अफेयर को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ कवर करना है, जिसमें अगर स्टैटिक कोई पोर्शन है, स्टैटिक कोई पार्ट है जीएस का, वो लिंक करता है करंट के साथ, तो उसको हम साथ के साथ में कवर कर रहे हैं। आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम जो है वो जनवरी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 रहेगा ये जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का। और यहाँ पर आपको टॉपिक्स जो है वो मिक्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टॉपिक्स आईआर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपके पास टॉपिक्स अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं और डिफेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेटेजी, जो हमारी अप्रोच रहेगी, वो यूनिक अप्रोच रहेगी। और इस अप्रोच के अंडर जो है वो हम करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। और नोट्स आपको इसी तरह से कंसाइज फॉर्म में मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे क्लास ग्रुप में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं कुछ करंट अफेयर के साथ जनवरी 2024 के। देखो सबसे पहले इतना कंफर्टेबल है, स्क्रीन शो हो रही है पूरी? यस सर। हाँ यस जी सर। सर। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको समझना और पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए जब भी कि इसमें कितने मेंबर्स हैं और ये है क्या ऑर्गेनाइजेशन। तो यूरोपियन यूनियन को इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम बात करें तो यूरोजोन इकोनॉमी कहा गया है। मतलब वो कंट्रीज जहां पर जो है वो आपका जो है वो यूरो यानी कि जो करेंसी है यूरोप की, उसको फॉलो किया जा रहा है। पहला पॉइंट। जोग्राफिकली अगर हम बात करें तो इसमें यूरोपियन नेशंस इंक्लूड हो रहे हैं, जिसमें जो है वो टोटल 27 जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे मेंबर है। जो लेटेस्ट मेंबर इसमें बना था दैट इज क्रोएशिया 2013 में। 2013 में ये मेंबर बना था। क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोपियन यूनियन का लेटेस्ट मेंबर कौन बना है, क्योंकि अभी यूके ने भी जो है वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया था। तो देन मेंबर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखना कि ये 27 मेंबर्स हैं जो कि आपस में मिले, ठीक है, पॉलिटिकली यूनाइट हुए, इकोनॉमिकली यूनाइट हुए, और इन्होंने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो इनके कॉमन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, उनको बिहाफ बनाकर एक यूनियन बनाई, दैट इज यूरोपियन यूनियन। अब ये यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, इसमें सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। तो ये किस तरह से बनी? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है या यूनियन जो है वो आपकी 1993 में बनी थी। एक ट्रीटी हुई थी, मैस्ट्रिच ट्रीटी, जिसके थ्रू जो है वो उसको बनाया गया था 1993 में। और 1993 में ही जो है वो उसने काम करना भी शुरू किया। विजन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस यूनियन का? तो देखो कोई भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो तो सबसे पहले तो अपने माइंड में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखो कि आपको विजन लिखना है। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन बनानी है, विजन लिखना है, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, इस तरह से। तो मेन विजन क्या है? प्रमोट करना कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन प्लस इंटीग्रेशन। कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। अब आप इसको ना मेंस में कैसे लिख सकते हैं? CII करके लिख सकते हैं। फिर आप बता दो कॉपरेशन CCI, सॉरी, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन। तो ये आपके एक तरह से एब्रिविएशन भी बन जाएगी, और ब्रैकेट में लिख दो तो थोड़ा अच्छा लगता है। मेन विजन है और टारगेट क्या है? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो यूरोप में बना के रखना। कितने मेंबर्स बात की हमने, कितने मेंबर्स होते हैं इसके? 27। 27। 27 जो है वो मेंबर्स है। करेंसी जो है वो इसकी यूरो है, और यूरो करेंसी को इन्होंने अडॉप्ट किया था 1999 में। अब 1999 में करेंसी को अडॉप्ट किया, 19 कंट्रीज है जो यूरो को फॉलो कर रही है। यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है दैट इज यूरो। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है, इनकी अपनी एक स्पेस एजेंसी भी है। यूके ने लेफ्ट किया था यूरोपियन यूनियन को 2020 में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि यूके ने कब लेफ्ट किया? 2020 में। इससे पहले लेफ्ट करने की जो वोट थी वो 2016 में आ गई थी। 16 में जो है वो वोट कर दिया था कि लेफ्ट करना है, और फाइनली लेफ्ट कब किया? 2020 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि यूके लेफ्टेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इन विच ईयर? तो याद रखना 2020। देन उसके बाद लेफ्ट क्यों किया था सर? मैम लेफ्ट इसलिए क्या था क्योंकि देखो अभी क्या है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट फिर सभी के कॉमन हो गए। मान लीजिए अभी सबके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको, लेकिन यूके को ये लगा कि
मुझे अपने लिए भी कब सोचने का समय मिलेगा अगर मैं बाकी, अब सारी की सारी कंट्रीज थोड़ी ना यूरोप में डेवलप्ड है, कुछ कंट्रीज ऐसी है जो डेवलप्ड नहीं है। तो अभी अगर सबको साथ लेकर चल रहे हैं तो इनको अपना ट्रेड एंड कॉमर्स में नुकसान हो रहा था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड हो रही थी नो डाउट, लेकिन अपना नुकसान हो रहा था यूके को, अपने जो प्रोडक्ट्स है वो उतने हाई प्राइसेस पर नहीं बेच सकते थे यूरोप में। तो इसकी वजह से इन्होंने लेफ्ट कर दिया। तो इनके पास, इनको नुकसान जब लगा कि हमें नुकसान हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इन्होंने लेफ्ट कर दिया। 2020 में जो है वो उन्होंने लेफ्ट कर दिया। अभी हमें क्या है, 27 मेंबर याद करने जरूरी नहीं है, क्योंकि 27 मेंबर किसी को याद नहीं रहेंगे। हमें याद रखने हैं जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वीडन भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों स्वीडन भारत के लिए इंपॉर्टेंट है? नाटो में कितने मेंबर्स है टोटल? 31 या 32 है सर। 32। दो नए मेंबर कौन बने हैं नाटो में? फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन। स्वीडन। नाटो ज्वाइन। एक बार इसको कंफर्म कर लेना, फिनलैंड ही है ना, सॉरी स्वीडन ही है ना, एक बार इसको चेक कर लेना। देन उसके बाद माल्टा। माल्टा क्यों इंपॉर्टेंट है सर, मुनीष सर? सर ये आईएसए में ज्वाइन हुआ है सर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन 119th कंट्री है नहीं, सर नॉट ये। ज्वाइन, साइंड। साइंड 119th कंट्री सर, साइंड। 120th नहीं, नहीं 119th सर, नहीं। मोल्डोवा है सर, हाँ ठीक है, 120th। 120th, ठीक है, 119th कंट्री और 120th है मोल्डोवा। हंगरी। मोल्डोवा। हंगरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हमारे जो है वो रिलेशंस अच्छे बन रहे हैं हंगरी के साथ। देन इटली। इटली के पोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं, ठीक है, इटालियन पेनिसुला, उसके साथ अभी हमारे जो एग्रीमेंट साइन हुए वो हमारे वहाँ पे कवर हो जाएगा अभी। ग्रीस इंपॉर्टेंट है। जर्मनी हमारा, हमारे और जर्मनी के बीच में जो रिलेशंस है फ्रीडम स्ट्रगल से बहुत अच्छे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिनलैंड के साथ अभी, और फ्रांस तो हमारा ऑलमोस्ट रशिया के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट दोस्त बनता है, डेनमार्क भी। तो ये सभी, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, इनके बारे में याद रखना कि ये मेंबर है और इनकी हमें ज़रूरत है और इनको हमारी ज़रूरत है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स हो गए। देन उसके बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में बढ़ते हैं। ठीक है, कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन किस तरह से इंपॉर्टेंट है और कैसे जो है वो रिलेशंस बने हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे जो रिलेशंस है, बाय अगर हम बात करें बायलिटरल या फिर इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो वो मल्टी फेजेड है। मतलब एक एक फ्रंट पे नहीं काम कर रहे हैं, अलग अलग फ्रंट पे काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, हर फ्रंट पर जो है वो काम किया जा रहा है। और जो रिलेशंस हमारे बने यूरोपियन यूनियन के साथ, वो जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, उसके बाद से जो है वो, जब हमारी इकोनॉमी जो है वो ओपन हुई, तब यूरोपियन कंट्रीज ने भारत में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और उसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो रहती है दैट इज फ्रांस। फ्रांस ने इन्वेस्ट किया। इवन आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि 1944 में बनाया गया था, इसने भी रेकमेंड किया भारत को कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करो। देन उसके बाद जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट होगी तो आपके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और दूसरा जो है वो ग्रोथ होगी। जब एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, ठीक है, लोग काम करेंगे, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इससे जो है वो इकोनॉमिक साइकिल चलेगा। और उसका रिजल्ट अगर हम आज देखते हैं तो भारत जो है वो, एक तो पहला पॉइंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है वर्ल्ड पे। सेकंड, उसके बाद हमारे पास 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जहां उस टाइम पे हमारे पास 20-25 दिन का पैसा बचा था, आज हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। देन उसके बाद 1994 में एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके थ्रू दोनों कंट्रीज में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू होती है। फिर उसके बाद 2000 में अगर हम बात करें तो इंडिया यूरोपियन यूनियन का पहला समिट जो है वो आपका 2000 में हुआ। उसके बाद 2005 में दोनों कंट्रीज ने साइन किए एक्शन प्लान इन वेरियस फील्ड। ट्रेड में हमने जो है वो साइन किया एग्रीमेंट कि हम जो है वो डिफरेंट एग्रीमेंट्स ट्रेड में करेंगे। इन्वेस्टमेंट में जो है वो पॉलिसीज लेकर आए, साइन किए एग्रीमेंट। एजुकेशन में जो है वो साइन किए, और रिसर्च। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट पिलर्स थे 2005 में जो है वो, इनको लेकर जो है वो ज्वाइंट इनिशिएटिव्स जो है वो बोथ कंट्रीज ने साइन किए। फिर प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें कि दोनों कंट्रीज किस तरह से काम कर रही है, तो पहला तो याद रखना है कि पीस और सिक्योरिटी को दोनों जने प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि यूरोपियन यूनियन का भी कोई टारगेट है, पीस बना के रखो, सिक्योरिटी बना के रखो। सिक्योरिटी कहां पे, एक तो इंडियन ओशियन रीजन,
और दूसरा इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशियन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन। कल मैं इस पर जो है वो आपसे पूछने वाला हूँ कि ये दोनों क्या होते हैं, तो आपको इनकी कंट्रीज को बताना है कि इनकी कंट्रीज में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, प्लस साथ में इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारे अभी बीच में जो एक तरह से जो मेन बेस बना हुआ है दैट इज क्लाइमेट चेंज। यूरोपियन कंट्रीज बहुत परेशान है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इवन लाइक वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्लड लाइक कंडीशंस बन रही है, तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट। और हमारे यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के जो है वो अभी चैलेंजेस चल रहे हैं। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो दोनों जो है वो फोकस कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन भी और प्लस साथ में भारत भी। देन उसके बाद रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अदर इंस्टीट्यूशंस में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ, इसमें रिफॉर्म्स करने की बात भारत ने जब रखी तो बहुत सारी कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन की, लाइक फ्रांस हो गया, या फिर अगर हम बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, ये सभी सपोर्ट करती है। अभी प्रेजेंट टाइम पे अकॉर्डिंग टू द 2021 डाटा, 2021 के अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रेड है, जो बाइलेटरल ट्रेड है दोनों यूरोपियन मतलब यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, वो है 88 बिलियन यूरो, 88 बिलियन। तो याद रखना ये कितनी अप्रॉक्सीमेटली 88 बिलियन। इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रहते हैं कि भाई यूरोपियन यूनियन से इन्वेस्टमेंट बहुत आती है भारत में, और सेकंड उसके बाद ऐसा नहीं है कि इंडिया भी कुछ कम नहीं है। इंडिया की जो टाटा ग्रुप ऑफ जो इंस्टीट्यूट है एक तरह से, जो टाटा ग्रुप ऑफ पूरा का पूरा जो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज जो है वो यूरोप में भी है। जो टाटा की गाड़ियां हैं वो यूरोप में बिकती हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो पूरा टॉपिक कवर होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि इटली हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली क्या हुआ है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और इटली के बीच में। अब देखो पहला पॉइंट तो एक समझो, रिसेंटली के नाम पे आपको कितना ही पुराना करंट पूछा जा सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, जो नेशनल आपका जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो इलीगली जो लोग वहां जा रहे हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं, इटली में जा रहे हैं, उसको रोका जाएगा। पहला टारगेट है कि इलीगल माइग्रेशन नहीं होने देनी है, ठीक है। हम देखते हैं डोंकी वीजाज के थ्रू जो है वो काफ़ी लोग जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, तो ये कंसर्न है इस टाइम पे। और फिर वहाँ की जेलों में बहुत सारे भारतीय लोग जो है वो इस टाइम पे बंद है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है कि पीपल टू पीपल जो कॉपरेशन और जो कोऑर्डिनेशन है उसको प्रमोट करना, तो ये यहाँ पर जो है वो कोर टारगेट है। देन उसके बाद मुझे आप बताओ कि इटली की कैपिटल कौन सी, कैपिटल कौन सी है, कैपिटल का नाम क्या है इटली की? वेनिस। हाँ, इटली की कैपिटल रोम। रोम। रोम जो है वो कैपिटल है इटली की, ठीक है, ध्यान में रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी कि डाटा जितना भी होता है उसके रिगार्डिंग पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड लेवल पर जो रख रहा है वो ये कमीशन रखता है। वर्ल्ड लेवल पर जितना भी जो डाटा है, स्टैटिस्टिक्स है, उसके रिगार्डिंग पूरी की पूरी जो नजर रख रहा है, काम कैसे होगा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी यहां पर इस कमीशन में इंक्लूड होते हैं। ये कमीशन को बनाया गया था 1947 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। कमीशन में प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो 24 मेंबर्स हैं, और भारत जो है वो इसमें जो है वो 4 साल के लिए मेंबर बन गया। अब स्टेटमेंट बन सकती है कि भारत पहली बार मेंबर बना, या दूसरी बार भारत मेंबर बना, या तीसरी बार, ऐसे पूछ सकता है यूपीएससी, या फिर कोई और कमीशन भी पूछ सकता है। तो याद रखना पहले बन चुका है भारत 2004 में, 2004 में भी जो है वो बना था, और 4 साल के लिए ही जो है वो सर्विस यहाँ पर जो है वो एज अ मेंबर जो है वो इंडिया देगा। तो याद रखना कमीशन का मेंबर बन गया, तो दैट मीन्स इससे स्टेटिस्टिक्स के रिगार्डिंग हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, यूनेस्को की ये कमेटी है, और भारत इसका चेयरमैन बन गया है पहली बार। भारत इसका चेयरमैन बना पहली बार, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत इसका चेयरमैन बन गया। दो बड़े इंस्टीट्यूशंस का भारत वर्ल्ड लेवल पर जो है वो एक का मेंबर बना, एक का चेयरमैन बना, तो दैट मीन्स इंडिया जो है वो सुपर पावर बन रहा है।
इंडिया जो है वो सुपर पावर बन रहा है, यहां से हमें ये पता चलता है। तो जब हम अपने आंसर में कहीं पे भी हमें लिखने को आता है कि इंडिया का क्या रोल है ग्लोबल लेवल पर, या इंडिया कहाँ है ग्लोबल लेवल पर कहाँ स्टैंड करता है, तो देन आप बता सकते हैं ये दोनों एग्जांपल्स को कि देखो यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन जो स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन है, भारत उसका दूसरी बार मेंबर बन गया। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी भारत पहली बार चेयर कर रहा है। कितनी हेरिटेज साइट्स है भारत में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टोटल? यूनेस्को वर्ल्ड 42. हेरिटेज साइट्स कितनी है टोटल? पुराना डॉक्टर बता 42 सकते है हैं। कि 43 है सर? हाँ जी, 42 आई थिंक। अभी जब तक पढ़ी है तब तक 42 ही है, अगर कोई रिसेंट अपडेटेड हुई है तो हम उसको अपडेट करेंगे बिल्कुल। देन उसके बाद नेक्स्ट है, अभी दो तो ये पॉइंट क्लियर हो गए जहां से पता चला भारत सुपर पावर है। अब तीसरा पॉइंट भी देखो साथ के साथ में, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है, जूम इन तो नहीं करना पड़ेगा? और नो सर। ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड्स, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, ये भारत का इनिशिएटिव। और भारत ने ये इनिशिएटिव कहां पे रखा? जब 54th समिट हो रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 54th समिट हो रहा था, कहां पर? दावोस में। कब, कौन से ईयर में बनी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? जल्दी जल्दी बताओ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? कभी कल ही डिस्कस किया है। 1997। 1997? 1997? नहीं, 1971. 1971। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, भारत का रैंक कितना था? 39। 39. 39। गुड, अच्छा है, याद है। तो यहाँ पर जब भारत ने ये इनिशिएटिव रखा तो इसमें भारत ने 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए कि हमारे भाई वर्ल्ड लेवल पर देखो, इंडिया सिर्फ इंडिया लेवल पर नहीं सोच रहा है इक्वालिटी के लिए, हम वर्ल्ड लेवल पर चल रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सुपर पावर कि इंडिया सुपर पावर है। पहला, प्रमोशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करेंगे, नॉट ओनली इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल, एक मैसिव लेवल पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है। सेकंड, उसके बाद जेंडर इक्वालिटी। अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझो, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में, तो इससे क्या है, भारत का जो सॉफ्ट पावर नेचर है एक तो वो क्लियर पता चलता है कि भारत जो है वो बिंदास काम कर रहा है इस टाइम पे। सेकंड, कंट्रीज लाइक म्यांमार, अगर वहाँ कोई वुमेन स्टार्टअप करना चाहती है, और या फिर श्रीलंका हो गया, या आपकी कोई अदर गल्फ कंट्री हो गई, वहाँ पे कोई स्टार्टअप, तो भारत के इनिशिएटिव से वो इम्प्रेस हो सकते हैं और भारत के साथ जुड़ सकते हैं। तो भारत के साथ अगर वो जुड़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट भारत में आएगी, पहला पॉइंट। और अगर भारत की ही कोई वुमेन बाहर इन्वेस्ट कर रही है तो उससे क्या होगा कि हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी नेशनल में इनकम जो है वो और इंक्रीज होगी, और प्लस हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा वर्ल्ड लेवल पर। देन साथ में थर्ड टारगेट भारत ने ये कहा कि अगर हम इसको अचीव करते हैं तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनसे सब भाग रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इवन आप ट्रस्ट मानोगे नहीं कि जो यूरोप है, ये अपनी सारी की सारी G20 कंट्रीज है, इसमें भारत और दूसरे नंबर पर यूके, सिर्फ यही दो हैं जो SDGs को अचीव करने पर जो है वो रेगुलर चल रहे हैं। बाकी सभी भाग रहे हैं, सिर्फ भाग इन द सेंस रहे हैं कि ठीक है कर तो रहे हैं, लेकिन जितनी अचीवमेंट इंडिया ने अचीव कर ली है उतनी शायद अचीवमेंट जो है वो बाकी अदर मेंबर्स ने नहीं करी है G20 के। तो भारत ने ये कहा कि अगर ये जो ग्लोबल अलायंस है इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से 4 इंपॉर्टेंट गोल्स है जिनको अचीव करेंगे। पहला, ग्लोबल हेल्थ एंड फैमिली वेलबिंग, मतलब हम क्या करेंगे एक ग्लोबल लेवल पर जो हम कहते हैं कि वन हेल्थ वन वर्ल्ड वन हेल्थ कंसेप्ट, तो हम उसको अचीव करेंगे। सेकंड, उसके बाद हम ये कह सकते हैं वन हेल्थ कंसेप्ट में कि हम प्लांट्स या एनवायरमेंट की हेल्थ, एनवायरमेंट को भी देखेंगे और ह्यूमन हेल्थ को भी देखेंगे, तो दोनों का बैलेंस बनाकर चलेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ यानी कि आपका SDG 4 जो कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बात करता है। देखो वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी, इन दोनों का जो एक बेस है दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन देखो, शिक्षा तो वैसे ही शेरनी का दूध होता है, जो पढ़ जाए ठीक है वो बन जाए। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल दैट इज BR अम्बेडकर।
इक्वालिटी के कंसेप्ट में हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं, और हमारा तो संविधान जो जो आज हमारे पास है वो सभी उनमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहता है। जेंडर इक्वालिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वुमेन एम्पावरमेंट जो आपका जो है वो गोल 5 आता है। और गोल 17 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब देखो, अगर जेंडर इक्वालिटी हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, इक्वालिटी एजुकेशन है, ठीक है, इक्वालिटी है, तो इससे क्या क्लियर होता है कि ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और अलायंस का मतलब क्या हो गया कि सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो अलायंस का मतलब हो गया कि सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है। और अगर हम यहां पर देखते हैं इन सभी पैरामीटर्स को, तो एक जो है वो डेवलपमेंट भी साथ के साथ में हो रही है। ये क्लियर हुआ टॉपिक? याद रह जाएंगे ना? अभी लास्ट तक पूछने वाला हूं। देन उसके बाद है नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट का देखो क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे बन सकता है, पहले तो ये समझते हैं। अभी 19th समिट कहां पर हुआ, इसको लेकर पूछा जा सकता है कि 19th समिट कहां पर हुआ। ठीक है, 2024 में जो समिट हुआ दैट इज इन कंपाला, युगांडा में समिट हुआ, और इसको अटेंड किया था एस जयशंकर जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिन्होंने इसको अटेंड किया। ठीक है, और यहां पर जो थीम थी वो थी डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। मतलब कि ग्लोबल लेवल पर जितने भी चैलेंजेस चल रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए अभी हमें क्या है, एक डीपन कॉपरेशन जो है वो बनाने की जरूरत है बिटवीन मेंबर्स। पहला तो ये पॉइंट हो गया कि नाम का जो अभी रिसेंट समिट 2024 का वो कहां पर हुआ। देन उसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है प्रीलिम्स में कि 2027 का समिट कहां पर होगा। तो याद रखना कि ये होगा आपका अजरबैजान में। अजरबैजान में अभी COP29 भी हुई है, अजरबैजान बाकू, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। देखो अजरबैजान फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब आपको साथ के साथ में ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज के साथ जो है वो अजरबैजान जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वो जो कंट्रीज है उनके सिटीज भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी सिटीज है मेजर, नॉर्थ साउथ ईस्ट टू वेस्ट लोकेशन के साथ। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको साथ के साथ में कवर कर सकते हैं। देन बेसिक बात करें एक नाम के बारे में, तो नाम को बनाया गया था 1961 में। 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी जिसमें एक भारत भी था, और भारत के जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। तो इन सभी ने ये डिसाइड किया कि कोल्ड वॉर जो कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में लगी हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर लगी हुई थी, उसमें हम दोनों को ही सपोर्ट नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 120 मेंबर्स है, जिसमें 17, अगर आप देखें इसके बाद 120 मेंबर है, 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज है, और 10 जो है वो ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस है नाम में। लेकिन अभी कंसर्न भी रहता है एक तो देखो नाम का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, नाम का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट उसके बाद जो हमें याद रखना है वो ये कि अगर युगांडा इस बार जो है वो समिट को होस्ट कर रहा है, तो अगले 3 साल तक जो है वो युगांडा ही चेयरमैन रहेगा नाम का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है। और जिस तरह से अभी चैलेंजेस वर्ल्ड लेवल पर चल रहे हैं, ठीक है, जो आपकी ग्रुप्स बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए अगेन जो है वो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डायमंड जुबली ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को बने हुए 75 साल हो गए हैं तकरीबन। अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हमें समझना है वो ये कि जो प्रिंसिपल बेंच है, ठीक है, वो न्यू दिल्ली में है। हालांकि कहीं और भी जो है वो बेंच ऑर्गेनाइज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा जो है वो हमारे संविधान में मेंशन्ड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिटिंग बेंच कहीं पे भी जा सकता है। देन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें याद रखने हैं, एक तो होता है आर्टिकल 124। आपके लिए क्वेश्चन भी आ रहा है तो प्रिपेयर रहना क्वेश्चन के लिए, ध्यान से सुनना। एक तो हो गया आर्टिकल 124 जिसमें यह कहा गया देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि सुप्रीम कोर्ट होगा। देन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जिस्टेंस कब हुआ, 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान जो है वो इंप्लीमेंट हो गया। जितने भी जजेस रहते हैं, टोटल जजेस की अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम पे, या स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें जजेस की, तो वो है 34। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। एक कलीजियम सिस्टम होता है, उसके थ्रू जो है वो जजेस के नेम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं, और फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं। अब यहाँ पर जो नाम दिए गए, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेट करते हैं, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपने आप अपॉइंट कर देता है।
तो दैट मीन जो कोलिजियम सिस्टम में जो है वो टोटल आपके 5 मेंबर्स होते हैं, 4+1 की रेशियो रहती है। 4 जो हो गए आपके सीनियर मोस्ट जजेस हो गए और 1 जो हो गए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आपके लिए क्वेश्चन, पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट कब बना था? कौन से ईयर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट बना था पहली बार भारत में? 1773। 1973 का तो एक्ट था। 1773 हम कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर बना था। ओके, वही बोला सर। हाँ ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद अब मुझे बताओ कि क्या ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो उस टाइम बना था? नो सर। नो सर। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट कब अबॉलिश हुआ था? ये सुप्रीम कोर्ट कब अबॉलिश हुआ था? 1858। और जो अभी वाला है वो आपका जो ऑल इंडिया फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, तो वहां पर एक फेडरल कोर्ट की बात की गई थी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन। एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था, कौन सी अमेंडमेंट से आया था वो? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। भाई जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हो, ये तो रटे होने चाहिए, जल्दी बताओ अंकिता मैम। 99 99 99। 99 ईयर? 2014। 2000 2014, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रेंथ है 34 सुप्रीम कोर्ट की, इसको कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट उसके सर बाद जो 14 है टॉपिक। ना? हाँ जी, सर 14 होगा ना? 1919 हाँ 99 अमेंडमेंट। हाँ, 2014, 2015 में तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर दिया था ना, क्योंकि। यस सर। हाँ, देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज KH-22 मिसाइल। ये मिसाइल जो है वो रशिया की है, और ये लॉन्ग रेंज जो है वो मिसाइल है, और इस मिसाइल को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी कहा जाता है। तो अभी क्या है, ये टर्म है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये स्पीड के ऊपर वेरी करती है कि कितनी स्पीड से जो है वो मिसाइल जो है वो अटैक करेगी या अपने टारगेट को हिट करेगी। तो हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि KH-22 जो है वो रशिया की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देन उसके बाद नेक्स्ट है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ये फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड अनआर्म्ड एरियल व्हीकल है, सॉरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब क्या है देखो, अनमैन्ड का मतलब क्या हो गया कि इसमें आदमी नहीं जाएंगे, ठीक है, और ये इंडियन नेवी में जो है वो इसको जो है वो इंडियन नेवी को दे दिया गया। इंडिजीनियसली डिजाइंड है, फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, किसके लिए बनाया? ये इंडियन नेवी के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट है उर्गम। ये पेपर में पूछी गई थी, उर्गम क्या है, ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, और विद प्रूफ मैं आपको बता सकता हूँ। और आप चेक कर सकते हैं हमारी मैगजीन और डेली फैक्ट में भी चेक कर सकते हैं कि जब ये क्वेश्चन आया था तो देन ऑन दैट टाइम मैंने स्क्रीनशॉट के साथ शेयर किया था कि दिस क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क इन पेपर। DRDO ने इसको बनाया, ये असॉल्ट राइफल है, इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड असॉल्ट राइफल। DRDO बना है 1958 में। देन उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज खंजर। एक्सरसाइज खंजर का जो 11th एडिशन वो था बखलो में, हिमाचल प्रदेश। ये एक्सरसाइज जो है वो ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है बिटवीन 2 कंट्रीज, इंडिया एंड किर्गिस्तान। 2 कंट्रीज है जिनके बीच में ये है, और इसकी जो शुरुआत थी वो 2011 में हुई थी, और पहला जो इसका 2011 में जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो हुआ था नाहन में, वो भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सरसाइज साइक्लोन सेकंड। एक्सरसाइज साइक्लोन सेकंड जो है वो आपका इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई। 2023 का जो एडिशन है वो जोधपुर में हुआ था, और अभी 2024 का जो एडिशन है वो इजिप्ट में हुआ। तो याद रखना, एक्सरसाइज को लेकर अलाइड में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी एक्सरसाइज थी? मित्रा शक्ति। मित्रा शक्ति थी या मैत्री थी? सर श्रीलंका वाली थी सर। हाँ,
तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज एयोथा, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है वो मेडन बाइलेटरल एक्सरसाइज, बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। अब जहां पे भी मैरीटाइम आ रहा है ना, वहां पर याद रखो कि ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। प्लस इंडिया और थाईलैंड के बीच में कॉर्पेट एक्सरसाइज भी होती है, और 36th एडिशन जो है वो आपका जो है वो हुआ था कॉर्पेट का, और ये भी जो आपका इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। तो याद रखना, एक तो आपका एयोथा हो गया जो बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड के बीच में, और कॉर्पेट भी जो है वो थाईलैंड के साथ होती है। कॉर्पेट बांग्लादेश के साथ भी हमारी होती है और थाईलैंड के साथ भी होती है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और रहती है, दैट इज एक्सरसाइज साडा तंसीक। ये फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, और जिसका फर्स्ट एडिशन है वो राजस्थान में हुआ। तो एक तो एडिशन पता होना चाहिए कहाँ पर हुआ, और सेकंड उसके बाद जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज किसके बीच में हो रही है। तो साडा तंसीक जो है वो आपका जो है वो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हो रही है, ठीक है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति की अगर हम बात करें तो भारतीय आर्मी ने इसको लॉन्च किया, और भारतीय आर्मी ने जो है वो ये प्रण लिया है, ये टारगेट है उनका कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है जम्मू एंड कश्मीर में उसको खत्म करेंगे। नॉट इवन भारतीय आर्मी ने, बट लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये टारगेट किया है कि जितनी भी जो लेफ्ट विंग एक्टिविटीज है वो सभी को एलिमिनेट करेंगे, ताकि एक भारत को जो है वो राम राज्य बनाए। तो राम राज्य का मतलब ये नहीं हो गया एक तरह से यहाँ पर कि इक्वालिटी रहेगी, एजुकेशन होगी सबको, लेफ्ट विंग एक्टिविटीज नहीं होगी, टेररिज्म नहीं होगा जो कि ह्यूमन राइट्स को इफेक्ट कर रहा है। इससे पहले जो यहाँ पर जो ऑपरेशन चल रहा था जिसको 2017-18 में खत्म किया गया था, वो था ऑपरेशन, यहां पर जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सर पवनीश। पवनीश एक तरह से हम कह सकते हैं इसको, ये जो है वो यहां पर था। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति याद रखना, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी ने। एक क्वेश्चन और जो कि सीडीएस में पूछा गया था, ऑपरेशन सर्द हवा, इसको किसने लॉन्च किया, ऑपरेशन सर्द हवा या गर्म हवा। फेवरेट रहते हैं, हर साल होते हैं ये, क्योंकि ऑपरेशन सर्द हवा और गर्म हवा। इंडिया ने किया था सर, सही मलेशिया वगैरह में जो वो आया था ये उसके रिगार्डिंग। सर तुक्का मत मारना, बीएसएफ, सर बीएसएफ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके ये इनिशिएटिव्स है सर्द हवा गर्म हवा। तो ये ध्यान रखना सर, ऐसे नाराज बुरा मत मानना, तुक्का मैं इन द सेंस कह रहा हूं क्योंकि बिल्कुल नेगेटिव हो गया, तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं छूट नहीं सकते हो, सर, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। जनवरी 2024 में भी ये न्यूज में थी, इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच में होते हैं, और अभी इसका एडिशन कहां पर हुआ, सऊदी। अरेबियन सी। ओ, देन उसके बाद नेक्स्ट है एसिड रेन। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन करते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में। तो एसिड रेन क्या होता है, जब बारिश जो है वो एसिडिक कंपोनेंट के साथ होती है, यानी कि बारिश में जो है वो एसिडिक कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे ज्यादा। कौन कौन से कंपोनेंट, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों कंपोनेंट अगर रहते हैं बारिश में तो उसको एसिडिक इन नेचर कहते हैं, और एसिड रेन जो है वो ओवरऑल फिनोमेनन रहता है। और पीएच की बात करें अगर हम, कि पीएच वैल्यू क्या रहती है, वो रहती है 4.2 से लेकर 4.4 तक। तो साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल साइंस से ये इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ के साथ में लर्न कर लेना। बस मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, गुड। तो लिंक करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। देन उसके बाद इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023, अभी 2023 का ही मिला है, 24 का ट्राई किया था बट पता नहीं चल रहा था कहां पर है। तो याद रखना 2023 का जो हुआ था फरीदाबाद में, हरियाणा में। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की फर्स्ट जो मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम जो शुरू किया वो किया कैमरून ने, कंट्री है जिसने ये प्रोग्राम शुरू किया। और WHO ने ये टारगेट किया है कि 2025 तक जो है वो मलेरिया को बाहर निकालेंगे।
ठीक है, और इसके रिगार्डिंग भारत का जो टारगेट है वो है 2030 तक का। तो मुझे बताओ जल्दी से, टीबी एलिमिनेशन का टारगेट कब का है भारत का? 25, 25. 25 25। और टीबी डे कब होता है? 24th को मार्च। 24 मार्च। और आज कौन सा डे है? सर दिवस से क्या ना, आज ऑफर भी लगा आपने। वीर बाल दिवस। वीर बाल वीरवार। दिवस। ठीक है, वीर बाल दिवस जो है वो आज है। देन उसके बाद WHO ने यहाँ पर कुछ और भी अनाउंसमेंट करी जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। पहली जो है वो है कि कैबो वर्डे एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। WHO ने इसको अभी जो है वो मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट दिया है, और ये तीसरी कंट्री बन गया है। अगर पहली कंट्री की बात करें तो दैट इज मॉरिशस, जो कि 1973 में बनी थी। और उसके बाद अल्गेरिया, या अल्जीरिया भी इसको बोलते हैं, 2019 में जो है वो ये बनी थी। तो थर्ड कौन सी होगी आपकी? कैबो वर्डे। और अभी भारत का जो टारगेट है वो 2030 तक का है। एक और है, भारत ने टारगेट किया है सिकल सेल अनीमिया को एलिमिनेट करने का। वो कौन से ईयर का है? सिकल सेल अनीमिया को हमें एलिमिनेट करना है। सिकल सेल अनीमिया का टारगेट भारत का कब का है? सर 26. नहीं, 26 तो नहीं। ज्योति मैम, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। एक तरह से याद रखना 2047 बन सकता है, क्वेश्चन काफी रहेगा। सर कैबो वर्डे कहाँ पे है? ये आपका जो है वो एक तरह से मतलब नॉर्थ में, हमारे वेस्ट में है। अफ्रीकन यूरोपियन कंट्री है एक तरह से ये। करेंगे इसको मैप पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने इसको रखा है स्पेशल। मैंने आपको कहा था कि हम जो है वो प्लेसेस इन पर्सन को, प्लेसेस इन न्यूज़ को कवर करेंगे, तो पूरा मैप पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते चलेंगे। अभी अगर एक एक टॉपिक में बहुत डेप्थ में जाएंगे तो फिर टॉपिक्स भी छूट सकते हैं, तो हम इसको सेपरेट से ही करेंगे ताकि एक साथ ही कवर हो जाए। ओके सर। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बनाई गई थी 1989 में। ईयर पूछा जा सकता है। फ्रांस G7 का समिट हुआ था फ्रांस में, पेरिस में, जहां पर जो है वो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इनिशियल जो टारगेट था वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस है उससे परेशान हो गए थे। ये डेवलप्ड कंट्रीज है, G7 कंट्रीज है, बहुत परेशान हो गई थी मनी लॉन्ड्रिंग के केस से। तो उन्होंने कहा कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। फिर इनको लगा, फिर इनको दूसरा प्रॉब्लम आ गई कि टेरर फंडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर इन्होंने कहा कि ये काम भी करेगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, इन दोनों के रिगार्डिंग जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF वर्क करती है। हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। और टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 39 मेंबर्स पे नज़र रखना हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 में भारत इसका मेंबर बना है, यानी कि भारत इसका मेंबर है। इसके पास दो लिस्ट आती है, एक ब्लैक लिस्ट आती है, दूसरी ग्रे लिस्ट आती है। ब्लैक लिस्ट का मतलब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये कंट्री जो है वो टेरर को फंड कर रही है, यानी कि ये जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए पैसा दे रही है, जैसे ये अफगानिस्तान, ईरान इसमें इंक्लूडेड है। ग्रे लिस्ट में कुछ टाइम पहले पाकिस्तान भी था, उससे पहले UAE भी इसमें था। तो इसमें कंट्रीज आती रहती है, जाती रहती है। कंसर्न क्या है कि जिसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट कर दिया ना, उसको IMF पैसा नहीं देता। अगर कोई ब्लैक लिस्ट होगी तो IMF उसको पैसा नहीं देगा। IMF सीधा बोल देगा भाई अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आप क्या कर रहे हो, इस पैसे को जो है वो टेररिस्ट फंडिंग के लिए यूज कर सकते हो, हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो ध्यान रखना 1989 में ये बनी। इससे पहले हमने बात की थी यूरोपियन यूनियन की। कौन से ईयर में बनी है यूरोपियन यूनियन? जल्दी सोचो नहीं। ज्योति मैम, ईयर बताओ जल्दी जल्दी, समय कम है। सर 1993। 1993। कितने मेंबर्स है टोटल? 27। 27। ओके।
और यूके ने कब लेफ्ट किया था? 2020। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट इन इंडिया। देखो रिपोर्ट तो बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन रिपोर्ट अभी दोबारा भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, इस साल भी आ जाएगी। तो हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। हम क्या करेंगे, जो अभी नेक्स्ट जो रिपोर्ट होगी, ठीक है, जनवरी में ऑलमोस्ट रिपोर्ट आ जाती है नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे, तो हम वो रिपोर्ट पढ़ेंगे ताकि हमें डाटा जो है वो रिसेंट डाटा हम याद करेंगे। पुराना डाटा अब हम याद नहीं करेंगे, पुराना सिर्फ हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट इन इंडिया, इसको प्रिपेयर करता है नीति आयोग। और इसमें डायमेंशंस हैं कि कौन कौन से डायमेंशंस जो है वो नीति आयोग अपने माइंड में रखता है। तो ये डायमेंशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें हिमाचल में। एजुकेशन के ऊपर ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि एजुकेशन में 2 पॉइंट्स पर बात की गई है, एक तो अटेंडेंस और दूसरा ईयर ऑफ स्कूलिंग। हेल्थ में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट और मोर्टेलिटी, ये 3 के ऊपर टारगेट है। और थर्ड डायमेंशन आता है वो होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे कि आपके पास कुकिंग फ्यूल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए, हाउसिंग एंड बैंकिंग, बैंक अकाउंट्स भी होना चाहिए। बैंकिंग एक्टिविटीज को यहाँ पर जो वो देखा जाता है। नीति आयोग कौन से ईयर में बना है? 2015 में। 2015 2015 में। 15 में सर। इससे पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन कौन से ईयर में बना था? 1951। 19 प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सथ्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सथ्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और ये एक जंक्शन है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में लोकेटेड है। और ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का, पहला पॉइंट, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। सेकंड उसके बाद सथ्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सथ्यमंगलम टाइगर रिजर्व से तो क्लियर होगा कि ये तमिलनाडु में है। कितने टाइगर रिजर्व है अभी प्रेजेंट टाइम पे? डिस्कस कर चुके हैं हम करंट अफेयर की क्लास में, और पहली या दूसरी क्लास थी। सर नो साउंड। झारखंड का टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली बनाया गया। झारखंड, मध्य प्रदेश या दोनों में से कोई एक, मध्य प्रदेश का था। आर से नाम शुरू होता है, रतन रतन। सारे ना पिछले जितने 10 क्लासेस के नोट्स हैं सारे याद होने चाहिए कल। 36 टोटल अभी प्रेजेंट टाइम पे है टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 1973। ये टिप्स पे लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये साथ साथ पढ़ते रहोगे तभी याद रहेंगे, अदरवाइज नहीं याद रहते। देन उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे न्यूज में थी, दैट इज ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज इन कर्नाटका। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। और साइट्स की अगर हम बात करें तो इसको बनाया गया है 1973 में, और साइट्स ने काम करना शुरू किया था 1975 में। और साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। और इसमें मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 184 मेंबर्स है, और भारत भी जो है वो इसका पार्ट है। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर जो है वो ख़त्म होते हैं, फर्स्ट पार्ट जनवरी 2024 का।